ये बात है साल 2005 पश्चिम बंगाल के एक गांव की, जब नौकरी के कारण मुझे अक्सर अलग अलग जगहों पर जाना पड़ता था। मेरा काम आसान नहीं था, लेकिन करना मजबूरी था। ज़्यादातर मैं अपने सफ़र के लिए साइकिल का इस्तेमाल करता था। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। शाम के करीब 7:30 बजे मैं गांव से लौट रहा था। गांव में मेरा काम जल्दी निपट गया था, लेकिन असली परेशानी तब शुरू हुई जब मैं गांव के बाहरी हिस्से से निकलने लगा। रास्ते के दोनों ओर फैले खेतों के बीच एक पतली सड़क थी जो मुख्य सड़क तक ले जाती थी। लेकिन उस सड़क की सबसे डरावनी बात यह थी कि इसके एक और घना खेत था और दूसरे ओर एक पुराना कब्रिस्तान। ये कब्रिस्तान बहुत पुराना और वीरान था, जिसके चारों ओर टूटे फूटे पत्थरों की एक बाउंड्री बनी हुई थी। हालांकि शुरू में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे मैं वहां से गुजरने लगा, मेरी साइकिल की चेन अचानक से बीच में अटक गई। पर क्यों, ये देखने और उसे ठीक करने के लिए मैंने साइकिल रोकी और नीचे झुका। अंधेरे में मैं ठीक से कुछ देख नहीं पा रहा था, लेकिन तभी मुझे ऐसा लगा जैसे ठीक मेरे पीछे कोई खड़ा है। हालांकि जैसे मैंने झटके से पीछे देखा तो वहां कुछ नहीं था, इसलिए मैंने इसे महज एक वहम समझकर साइकिल का चेन ठीक किया और वापस साइकिल पर बैठकर आगे बढ़ने लगा। लेकिन कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद हवा का बहाव अचानक रुक गया, जिसके वजह से एक अजीब सी चुप्पी छा गई। तभी मेरे कानों में किसी के धीमे धीमे बुदबुदाने की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कोई मेरे ठीक बगल में फुसफुसा रहा हो। पर जब मैंने इधर उधर देखा तो वहां कोई नहीं था, जो कि मुझे बड़ा ही अजीब लगा। खैर, इसके बाद जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता रहा, मुझे अचानक से एक अजीब सा भारीपन महसूस होने लगा, और वो भी साइकिल के ठीक पीछे, जैसे कोई मेरे पीछे बैठा हो। इसलिए मैंने अपने कंधे के ऊपर से पीछे झांक कर देखा, लेकिन फिर से वहां कुछ नहीं था, मगर मुझे अपने कान के पास किसी के सांसों की गर्माहट महसूस हो रही थी, जिसके वजह से अब मैं घबराने लगा था। इसलिए मैंने पूरी ताकत से साइकिल चलानी शुरू कर दी। पर फिर से थोड़ा आगे बढ़ते ही अचानक मेरी साइकिल के सामने एक काला सा साया लहराया। ऐसा लगा जैसे कोई धुंधला सा इंसानी आकार मेरी तरफ बढ़ रहा है। ये सब इतना अचानक से हुआ कि मैं घबराकर साइकिल से गिर पड़ा। पर जब मैंने ऊपर देखा तो मेरे सामने कुछ नहीं था, मगर उसके बावजूद भी मुझे मेरे पास से किसी के चलने की आवाज आ रही थी, जिसके वजह से मैं घबराते हुए यहाँ वहां देखने लगा। पर वहां तो कोई नहीं था, सिर्फ वहां किसी के चलने की आवाज आ रही थी। फिर उसी बीच एक समय ऐसा आया जब मुझे एक ऐसा आवाज सुनाई दिया जैसे कोई धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रहा है। पर आखिर वो कौन था, ये देखने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। इसलिए मैं जल्दी से साइकिल को लेकर उठा और वहां से जितना जल्दी हो सके निकल गया। हालांकि जब मैं दूसरे गांव में पहुंचा तो मैं ये सोचकर राहत की सांस लेने लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि उस रात जब मैं अपने घर पहुंचा तब मैंने अपने कमरे के दरवाजे के बाहर किसी के चलने की आहट सुनी, जबकि दरवाजा खोलकर देखने पर वहां कोई नहीं था। वैसे तो शुरू में मैंने इसे नजरअंदाज किया और सोचा कि शायद से ये सब उस घटना का असर होगा, लेकिन आधी रात को अचानक मेरी आंख खुली। मुझे लगा जैसे कोई मेरे बिस्तर के पास खड़ा है। जब मैंने ध्यान से देखा तो कमरे के कोने में
अंधेरे के बीच एक आकृति झिलमिला रही थी। पर जैसे मैंने उठकर लाइट को ऑन किया तो वहां से वो चीज गायब हो चुकी थी। इसके बाद घर में अजीब घटनाएं होने लगी। कभी कमरे की चीजें खुद ब खुद इधर उधर हो जाती तो कभी दरवाजे खुद ब खुद खुलने और बंद होने लगते। उस कब्रिस्तान की घटना के कुछ दिनों बाद अचानक एक रात जब मैं पानी पीने उठा तो मुझे आईने में अपनी परछाई के पीछे कोई खड़ा दिखा। हालांकि जब मैंने पलटकर देखा तो वहां कुछ नहीं था, लेकिन आईने में वो परछाई अब भी वही थी। सड़कों पर चलते समय भी ऐसा लगता था जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है, पर जब भी मैं पीछे मुड़कर देखता तो वहां कोई नहीं होता, मगर पैरों की आहटें मुझे साफ सुनाई देती थी। ऐसे करते करते धीरे धीरे मेरा डर बढ़ने लगा। हर रात मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि कोई मेरे कमरे में आकर वहां खड़ा हो जाता है। कभी कभी किसी के गहरी सांसों की आवाजें भी सुनाई देती, जिसके वजह से कुछ समय के बाद ये सब मेरे सहन करने की सीमा से बाहर हो गया। इसी बीच जब मैंने ये बात अपने कुछ दोस्तों को बताया तो उन्होंने मुझे ये सलाह दिया कि मुझे किसी मौलाना के पास जाना चाहिए। इसलिए आखिरकार मैं अपने आस पड़ोस के गांव के एक सबसे मशहूर मौलाना के पास पहुंचा, जहां पर मैंने उन्हें अपनी सारी बातें बताई। उस मौलाना ने मेरी बातें गौर से सुनी और फिर कहा कि मुझे किसी अंधे की शक्ति ने पकड़ लिया है। वो आत्मा असल में उसी कब्रिस्तान से जुड़ी है जहां से मैं गुजरा था। इसलिए उससे पीछे छुड़ाने के लिए उस मौलाना ने मुझे एक विशेष अनुष्ठान करने को कहा। उन्होंने एक चुटकी नमक और कुछ आयतें पढ़कर मुझे दिए और कहा कि इसे घर के कोने में छिड़क दूं। साथ ही 7 रातों तक एक दीपक जलाकर दरवाजे के पास रखने को कहा। उसके बाद उन्होंने कुछ दुआएं पढ़कर मुझ पर फूंक मारी और मेरे सिर पर हाथ रखा। उस अनुष्ठान के बाद धीरे धीरे अजीब घटनाएं कम हो गए। करीब 1 हफ्ते बाद सब कुछ सामान्य हो गया था। अब मुझे ना तो किसी की आहट सुनाई देती थी और ना ही कोई परछाई दिखती थी, मगर उस रात की यादें आज भी मेरे जहन में ताज़ा है। वो डर, वो ठंडा पसीना, वो घुटन भरी खामोशी, सब कुछ जैसे अभी भी मेरे भीतर जिंदा है। तो दोस्तों, आज के इस पहले घटना के बाद बिना किसी देरी के हम दूसरी घटना की ओर बढ़ते हैं। ये बात है साल 2016 की, जब मैं कोलकाता में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। हालांकि कभी कभी काम ज़्यादा होने की वजह से मुझे घर लौटने में देर हो जाती थी, और जब भी ऐसा होता था तो मैं अक्सर समय बचाने के लिए एक शॉर्टकट लेता था। हालांकि वो रास्ता मेरे लिए नया नहीं था, बल्कि कई बार मैं उसी रास्ते से घर गया था। लेकिन उस दिन कुछ अलग था, कुछ ऐसा जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। दरअसल मैं शॉर्टकट लेते हुए जिस गली से जाता था वो इस बार कुछ अलग थी। वहाँ हल्की ठंडक थी, लेकिन वातावरण में एक अजीब सा भारीपन भी था, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। सड़क खाली थी, ना कोई इंसान था और ना कोई गाड़ी। दूर कहीं बस 1-2 स्ट्रीट लाइट टिमटिमा रही थी। इसी बीच मैंने आम दिनों की तरह ही धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ाए। लेकिन कुछ ही मिनटों के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि ये रास्ता पहले से ज़्यादा लंबा है, क्योंकि आमतौर पर मैं इस गली को पार करने में बस 10 मिनट ही लगाता था, लेकिन इस बार ये रास्ता ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं इधर उधर देखने लगा, लेकिन कोई भी जाना पहचाना निशान नहीं दिखा। वो पुराना पेड़, वो टूटी हुई दीवार, वो चाय की दुकान, वहाँ कुछ भी नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी दूसरी दुनिया में चला आया हूँ। तभी मैंने देखा कि मुझसे कुछ ही दूरी पर
एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चल रहा है, जो कि सफ़ेद कुर्ता पजामा पहने थोड़ा झुके हुए चल रहा था। हालांकि शुरुआत में मुझे ये सोचकर राहत मिली कि मैं उस रास्ते पर अकेला नहीं हूँ, इसलिए मैंने उनसे सही रास्ता जानने के लिए उन्हें आवाज़ लगाया, लेकिन उन्होंने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। इसलिए मुझे ये लगा कि शायद से उन्हें सुनाई नहीं दिया होगा। इस बार मैंने उन्हें थोड़ा तेज़ आवाज़ दिया, लेकिन वो ऐसे ही चलते रहे जैसे उन्होंने कुछ सुना ही ना हो। इसलिए मैंने तुरंत अपनी चाल तेज़ की ताकि उनके पास जाकर मैं सही रास्ता पूछ सकूं। लेकिन मैं जितना तेज चलता उतनी ही दूरी हमारे बीच बनी रहती। पता नहीं कैसे, लेकिन ऐसा हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो बस कुछ ही कदम आगे है, लेकिन मैं उन्हें पकड़ ही नहीं पा रहा था। मैं बार बार तेज तो चल रहा था, इतना कि मेरा दिल बार बार तेज चलने के वजह से तेज धड़कने लगा था। पर फिर भी मेरे कई कोशिशों के बावजूद भी मैं उस बूढ़े आदमी के करीब भी नहीं जा सका। तभी वो आदमी एक सड़क के मोड़ पर मुड़ा, जो कि एक पतली सी संकरी सी गली थी। इसलिए इससे पहले कि मैं और पीछे ना हो जाऊं, मैं और तेजी से भागने लगा। मैं उनसे करीब कुछ ही सेकंड्स के दूरी पर था। उनके उस मोड़ पर मुड़ते ही कुछ ही सेकंड्स बाद मैं भी उस मोड़ पर मुड़ चुका था। लेकिन जब मैं वहां मुड़ा तो वहां कोई नहीं था। वो बूढ़ा आदमी अचानक वहां से ओझल हो गया था। मैंने चारों ओर देखा, लेकिन वो कहीं भी नहीं था। ये सब आखिर संभव कैसे था? वो आदमी तो बस कुछ सेकंड्स पहले ही मेरे सामने था। ये सोचकर मेरे शरीर में अब ठंडक की एक लहर दौड़ गई थी। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। हवा की आवाज़ भी अचानक बंद हो गई थी। पूरा सड़क एक अजीब से चुप्पी में डूब गया था। ना कोई कुत्ते की भौंकने की आवाज़, ना पत्तों की सरसराहट, सिर्फ मेरी सांसों की आवाज़ें मुझे सुनाई दे रही थी, और वो भी बहुत तेज़। उसी बीच मुझे महसूस हुआ कि वहाँ कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। इसलिए मैंने बिना देरी किए वापस जाने का फैसला किया। मैं जिस रास्ते से वहाँ आया था उसी तरफ दौड़ने लगा। लेकिन जब मैं कुछ कदम चला तो मैंने देखा कि मैं वहीं खड़ा हूँ जहाँ से मैंने चलना शुरू किया था। ये होते ही मेरी सांसें और तेज हो गई, इसलिए मैं तभी वहाँ से भागने लगा, इस बार और भी तेजी से। लेकिन नतीजा वही था, मैं कहीं नहीं गया था। ये सड़क मुझे वापस उसी जगह ले आई थी जहाँ से मैंने चलना शुरू किया था। यानी कि चंद शब्दों में मैं वहाँ फंस चुका था। उसी दुविधा के बीच मुझे अपने आसपास अजीब सी हलचल महसूस हुई। ऐसा लगने लगा जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा है। इसीलिए ये महसूस होते ही मेरा पूरा शरीर डर के मारे जमसा गया। पर फिर भी मैं धीरे धीरे पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। तभी मैंने फिर से महसूस किया कि कोई मेरे सांसों के ठीक पीछे सांस ले रहा है। ठंडी हवा मेरे गर्दन को छू रही थी, और तभी अचानक ही मैंने स्ट्रीट लाइट के नीचे उस बूढ़े आदमी को देखा। लेकिन अब उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थी, बिना पुतलियों के, और उसका चेहरा बहुत ही विकृत था। इतने विकृत दृश्य को देखकर मुझे अब कुछ भी सोचने का समय नहीं था। इसलिए मैं वहाँ से पूरी ताकत से भागने लगा। जब भी मुझे रास्ते में कुछ अजीब चीज़ दिखता तो मैं अपने आंखों को बंद कर लेता। हालांकि उन हालातों में दौड़ना मुश्किल था, लेकिन मेरे पास और कोई विकल्प भी नहीं था। इसी कारण मैं कुछ देरी तक यूं ही गिरते पड़ते आगे बढ़ता रहा। पर फिर एक समय ऐसा आया जब मैंने आंखें खोलकर देखा कि मैं उस गली से निकल चुका हूँ। यानी कि मैं फिर से वहीं पहुँच चुका था जहाँ से उस गली की शुरुआत थी, जिसके बाद मैं वहाँ फिर से जाने की हिम्मत नहीं कर पाया, बल्कि मैं लंबे रास्ते से उस रात घर लौटा। वैसे तो मैं उस हादसे के बाद भी उस रास्ते पर जा चुका हूँ, लेकिन अकेले नहीं, क्योंकि उस हादसे के बाद से
वहाँ अकेले जाने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। वैसे तो वो सब पहली और आखिरी बार था जब मेरे साथ ऐसा हुआ था, पर आखिर क्यों ये मुझे नहीं पता, और सच कहूँ तो ना ही मुझे जानना है, क्योंकि उस दौरान मैंने जो महसूस किया था, वो लाचारपन, अकेले पड़ने का वो डर, वो मुझे दोबारा महसूस नहीं करना। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं आज के तीसरे घटना की ओर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी पसंद आएगा। ये बात है साल 1995 की, जब मैं यही कोई 16 या 17 साल का रहा होऊंगा। तब गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी और मैं अपने मामा के गांव गया हुआ था। मेरे मामा का गांव सियालदा स्टेशन से ज़्यादा कुछ दूर नहीं था, और मेरे मामा का जो घर था उसके ठीक पीछे एक तालाब था, जिसके ठीक ही बगल में एक ताड़ का पुराना पेड़। उन दिनों मेरे मामा जी काम के सिलसिले में बाहर गए हुए थे, इसलिए घर में मेरे अलावा मेरी मामी और उनके बच्चे थे, यानी कि एक लड़का और एक लड़की, जो कि मुझसे 3-4 साल छोटे रहे होंगे। उसी बीच एक शाम हम सभी घर के पीछे वाले आंगन में बैठे हुए थे, लेकिन तभी अचानक हमें एक अजीब सी हलचल महसूस हुई। पास में जो ताड़ का पेड़ था, वहाँ से कुछ खड़खड़ाने की आवाज़ आ रही थी, एकदम ऐसे जैसे कुछ सूखे पत्तों पर चल रहा हो। मामी ने उस आवाज़ को सुनते ही हमें बिना कुछ कहे घर के अंदर जाने को कहा, पर क्यों इसका कारण तो मुझे नहीं पता था। लेकिन उस दिन उनके चेहरे पर मैंने एक अजीब सा डर देखा, जैसे कि उन्हें पता था कि वहाँ क्या हो रहा है। अगली बार जब ऐसा कुछ हुआ तब रात के तकरीबन 2 बज रहे थे। वैसे तो इससे पहले मैं सो रहा था, लेकिन किसी के बुलाने की वजह से मैं तब तक जाग चुका था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मुझे खिड़की के पास से पुकारा है। पहले तो मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर वही आवाज़ मुझे फिर से सुनाई दी, इसलिए मैंने उठकर खिड़की से बाहर झांकना शुरू किया। लेकिन वहां देखा कि उस ताड़ के पेड़ के नीचे कोई खड़ा है। हालांकि कौन ये तो मुझे नहीं पता था, पर वो जो कोई भी था उसके बाल बिखरे हुए थे और वो उस पेड़ के नीचे एकदम स्थिर होकर खड़ी थी। ये एक ऐसा दृश्य था जिसे देखकर मैं डर गया था। हालांकि ये इन सब का अंत नहीं था, बल्कि इसके बाद से मैं और भी अजीब चीज़ें देख रहा था। न जाने क्यों मेरी मामी धीरे धीरे बदलने लगी, यानी कि उनका स्वभाव बदलने लगा था, और वो हमसे उतना बात नहीं कर रही थी जितना कि वो करती थी, और ना ही वो हमारे साथ वैसा बर्ताव कर रही थी जैसे वो हमारे साथ किया करती थी। उन्हीं सभी के बीच एक दिन रसोई में मैंने देखा कि वो बैठकर एक पुरानी किताब पढ़ रही है। हालांकि उनकी उंगलियां तो किताब के पन्ने पलट रही थी, लेकिन उनकी आंखें वो कहीं और थी, जो कि धीरे धीरे कुछ बुदबुदाते हुए यहाँ वहाँ देख रही थी। इसके बाद से उनको अक्सर मैं अकेले ही कुछ बड़बड़ाते हुए सुनता था। वैसे तो उनके होंठ तो हिलते थे, लेकिन उनकी आवाज़ इतनी धीमी होती थी कि मैं समझ नहीं पाता था कि वो क्या बोल रही है। वैसे तो ये सब हर बार नहीं होता था, लेकिन ये सब जब भी होता था उनके बाल बिखरे होते थे और उनका चेहरा भी हल्का सा पीला पड़ा होता था, और इसी दौरान उनके बर्ताव को देखकर मुझे अजीब सा घबराहट होने लगा। इसलिए जब मेरे मामा कुछ दिनों के बाद घर लौटे तब मैंने उन्हें इन सब के बारे में बता दिया, लेकिन उन्होंने तब तक मेरे बात को नहीं माना जब तक कि उन्होंने ये सब खुद अपनी आंखों से नहीं देखा। मामा के कमरे के दरवाजे पर कई जगह खरोंचों के निशान थे,
जो कि दिखने में तो ऐसा लग रहा था कि किसी ने नाखून से उन दीवारों को बड़ी बुरी तरीके से खरोंचा हो। लेकिन मामी के हाथों को देखने पर ऐसा नहीं लग रहा था कि ये उन्होंने ही किया है, जो कि बहुत ही अजीब था। यहाँ तक कि जब हम सभी सो जाते थे तब अक्सर मामा जी चाची को नींद में चलते हुए पाते थे, और जब भी ऐसा होता था तब मामी अपने होश में नहीं होती थी। कभी कभी तो वो अचानक ही बेवजह हंस पड़ती थी और ऐसा लगता था कि वो अकेले में किसी से बात कर रही है। और इसी से ही मुझे सबसे ज्यादा डर लगता था, क्योंकि एक दिन जब मामी अकेले में बात कर रही थी तब मैंने घबराते हुए उनसे ये पूछा था कि वो किससे बात कर रही है। हालांकि उन्होंने मुझे कोई जवाब तो नहीं दिया, लेकिन वो जिस तरह से मुझे घूरने लगी थी उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो मुझे नहीं जानती। वो भले ही दिखने में मेरी मामी थी, लेकिन उनकी शख्सियत वो किसी और की थी, जिसके वजह से वो कई बार नॉर्मल रहती तो कभी वो बेवजह ही गुस्से में आ जाती। और इन्हीं सभी चीज़ों को देखकर अक्सर उनके बच्चे भी घबरा जाते थे। इसलिए एक दिन इन सब से परेशान होकर मामा ने घर पर किसी ओझा को बुलवाया, जिन्होंने मामी को देखने के बाद पूरे घर का भ्रमण किया। हालांकि उन्हें घर पर तो कुछ नहीं मिला, लेकिन जैसे ही वो उस ताड़ के पेड़ के पास पहुंचे वैसे ही उनके चेहरे को देखकर मैं ये कह सकता था कि उन्हें कुछ महसूस हुआ है, क्योंकि वो ओझा अचानक से गंभीर हो गया था। उस ओझा ने वहां पर कुछ देर बिताने के बाद ये बताया कि उस पेड़ पर किसी डायन का वास है और शायद वही डायन मेरी मामी को अपने वश में कर रही है। हालांकि उस रात उस ओझा ने कुछ उपाय नहीं किए, लेकिन इसके बावजूद भी मामी की हालत बिगड़ती जा रही थी। कुछ ही दिनों में उनका शरीर ऐसा हो चुका था कि उन्होंने कई दिनों से कुछ ना खाया हो। वैसे तो मेरे चाचा जी उस पेड़ को काटने का भी सोच रहे थे, लेकिन उस ओझा से दोबारा मिलने पर उन्होंने ये बताया कि ये इसका समाधान नहीं है, क्योंकि वो डायन कई दिनों से मेरी मामी को वश में कर रही थी, जिसकी वजह से किसी एक उपाय से उन्हें बचाना संभव नहीं है। इसलिए मामा के कहने पर उस ओझा ने मामी पर कई सारे उपाय किए। हालांकि उस उपाय के बाद सब कुछ ठीक तो हो जाता था, लेकिन सिर्फ कुछ दिनों के लिए, जिसके बाद फिर से मामी के ऊपर वो डायन हावी हो जाती थी। पर कई महीनों तक उस उपाय को करने के बाद ये सब धीरे धीरे कम हो गया, लेकिन बदकिस्मती से ये खत्म नहीं हुआ। यानी कि आज भी कई बार ऐसा होता है जब मामी अपना होश खो देती है। हालांकि वो वैसा बर्ताव तो नहीं करती जैसा वो पहले करती थी, लेकिन फिर भी उनको अपना होश खोता देखकर उनके परिवार में आज भी लोग घबरा जाते हैं। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं आज के चौथे घटना की ओर, जो कि ऐसे ही रहस्यों और डरावने पलों से भरा हुआ है। ये बात है साल 2015 की, जब मैं चेन्नई के एक गोदाम में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा था। वो गोदाम शहर से थोड़ा बाहर एक सुनसान इलाके में था। दिन में वहाँ कुछ मजदूर और स्टाफ काम करते थे, लेकिन रात होते ही वो पूरा इलाका वीरान हो जाता था। मेरी ड्यूटी रात को अक्सर 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ही होती थी। वह शुरू में तो सब कुछ सामान्य था, एक आम नौकरी की तरह ही, लेकिन कुछ दिनों में अजीब घटनाएं होने लगी। रात के समय कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि कोई गोदाम के अंदर चल रहा है, जबकि मैं जानता था कि वहाँ इस वक्त किसी को नहीं होना चाहिए। सीसीटीवी स्क्रीन पर भी कभी कभी अजीब सी परछाई दिखती थी, लेकिन जब मैं बाहर जाकर चेक करता तो कुछ भी नहीं मिलता था। वो गोदाम काफ़ी पुराना था
पुराने गार्ड ने भी एक बार मुझसे कहा था, यह रात को कभी अकेले मत जाना, अगर कुछ अजीब लगे तो उसे नज़रअंदाज कर देना। हालांकि मुझे पहले ये लगा था कि वो मजाक कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा कि वो आखिर ऐसा क्यों कह रहा था। एक रात की बात है, वो नवंबर का महीना था। हल्की ठंड थी और आसमान में हल्के बादल छाए हुए थे, जिसमें चांद की रोशनी कभी कभी बादलों के पीछे छिप जाते थे। उस समय रात के करीब 2 बजे होंगे। मैं कंट्रोल रूम में बैठा था जब अचानक मेरी नज़र सीसीटीवी स्क्रीन पर गई। वहाँ मैंने देखा कि गोदाम के पिछले गेट के पास कोई खड़ा है। वो कोई आदमी था, लंबा लेकिन दुबला पतला, सफ़ेद कपड़े पहने, लेकिन उसकी चाल बहुत ही अजीब थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो ज़मीन पर ही नहीं चल रहा बल्कि हवा में तैर रहा है। उसे देखकर तो शुरू में मुझे यकीन नहीं हुआ, इसलिए मैंने स्क्रीन को और ध्यान से देखा, लेकिन कैमरे में ज़्यादा क्लियर कुछ नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि गोदाम के उस हिस्से में रोशनी भी बहुत कम थी। इसलिए मैं धीरे धीरे वहाँ से बाहर निकला। रात का सन्नाटा चारों तरफ था, बस हवा की हल्की हल्की आवाज़ और दूर किसी कुत्ते की भौंकने की आवाज़ आ रही थी। उसी दौरान मैंने टॉर्च जलाई और उस जगह की ओर बढ़ा जहां मैंने स्क्रीन पर उस आदमी को देखा था। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। पर तभी मेरी नज़र वहां के ज़मीन पर पड़ी। मिट्टी पर कोई पैरों के निशान भी नहीं थे। इसलिए मैं ये सोचने लगा कि अगर वहां कोई होता तो उसके पैरों के निशान ज़रूर वहां होते। उस पल मैं थोड़ा हैरान था, पर तभी अचानक मैं ठिठक उठा, क्योंकि तभी अचानक मेरे पीछे ठंडी हवा के साथ हल्की सरसराहट हुई। मैं तुरंत तेजी से पीछे पलटा, पर वहां कुछ नहीं था, जबकि मुझे वो एहसास अच्छे से याद था कि मेरे ठीक पीछे ठंडी हवा का एक झोंका आया है, जैसे कोई मेरे पास से गुजरा हो। पर वो कहाँ गया, ये सोचकर मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे और दिल की धड़कनें तेज हो गई। पर मैंने खुद को संभाला और वहां जाकर मैंने सीसीटीवी स्क्रीन को दोबारा चेक किया। पर वहां जो मैंने देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए, क्योंकि वो चीज़ वो अब भी वही थी, लेकिन इस बार वो गेट के पास नहीं थी, बल्कि कंट्रोल रूम के ठीक बाहर खड़ी थी। ये देखकर मेरा दिमाग सुन्न हो गया। आखिर वो क्या है, मैं ये मन ही मन सोचने लगा। पर जहाँ मैं एक तरफ ये सब सोच रहा था, वहीं दूसरे तरफ मैं डरा भी हुआ था। पर फिर भी मैंने हिम्मत जुटाकर दरवाजे के छोटे कांच से बाहर झांका, पर फिर से वहाँ कुछ नहीं था। लेकिन तभी स्क्रीन पर जो दिखा उसने मेरी आत्मा तक हिला दी, क्योंकि वो परछाई वो अब भी कैमरे में दिख रही थी, लेकिन मेरी आंखों के सामने कुछ नहीं था। यानी कि जो चीज़ कैमरे में दिख रही थी वो असल में वहाँ थी ही नहीं, या फिर वो मेरी नज़रों में नहीं आ रही थी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी स्क्रीन पर वो परछाई धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगी। मैंने तुरंत अपने कुर्सी पीछे खींची और दीवार से चिपका ली। स्क्रीन पर वो चीज़ अब दरवाजे के ठीक सामने थी। मैंने दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। पर तभी दरवाजे के नीचे लगी छोटी जगह से ठंडी हवा अंदर आने लगी, और उसके साथ एक अजीब सी सरसराहट की आवाज़ भी, जैसे कोई बहुत ही धीमी आवाज़ में कुछ कह रहा हो। उस दौरान मैं इतना घबरा गया था कि मैंने घबराहट के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान से प्रार्थना करने लगा। ऐसे कुछ मिनट बिताने के बाद, जो कि बहुत ही डरावने पल थे, मैंने दोबारा हिम्मत करके अपने आंखों को खोलने की कोशिश की। पर जब मैंने आंखों को खोला तो टीवी के स्क्रीन पर वहां कोई नहीं था। यानी कि वहां जो कुछ भी था वो अब वहां से जा चुका था। हालांकि कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई।
अगले कुछ दिनों तक मुझे अजीब चीज़ें महसूस होती रही। कभी कोई मुझे पीछे से पुकारता, लेकिन जब मैं पलटता तो वहाँ कोई नहीं होता। कभी कभी गोदाम के अंदर रखे सामान खुद ब खुद इधर उधर गिर जाते। एक रात मैं वहाँ के पुराने दस्तावेजों को संभाल रहा था। उसी बीच मुझे वहाँ एक पुरानी फाइल मिली जिसमें लिखा था कि यह 1995 में एक मजदूर की संदिग्ध तरीके से मौत हुई थी। किसी को उसकी लाश भी नहीं मिली। हालांकि लोग कहते हैं कि वो अचानक गायब हो गया था। खैर, इन सब के बाद मुझे समझ आया कि जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा था, बल्कि उस जगह में ही कुछ था जो शायद अब भी अपने सवालों के जवाब ढूंढ रहा है। हालांकि वह जो कुछ था वो नुकसान तो नहीं पहुंचाता था, पर हर रात ये सब होता देखकर मन में एक अजीब सी बेचैनी होती थी। इसलिए मैंने भी कुछ समय बाद उस नौकरी को छोड़ दिया। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि सत्यन जी के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आखिर आपको ये वीडियो कैसा लगा।